ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं जो मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। आज बिलावल हाउस में भी मुलाकात हुई नून लीग के वफ़द की, नवाज शरीफ साहब से MQM के वफ़द ने बात की। ज़मीर हैदर साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर भी कहीं कन्फ्यूजन नहीं है? एक तरफ वो ये बात कर रहे हैं कि हमने भाई इत्तेहाद किसी के साथ नहीं करना, और दूसरी तरफ इमरान खान का वहाँ से पैगाम भी दे रहे हैं कि आप यहाँ भी हुकूमत बनाएं, वफाक में भी बनाएं, पंजाब में भी बनाएं और KP में। चले KP में तो आप बना सकते हैं, लेकिन जब आपने किसी के साथ इत्तेहाद भी नहीं करना, आपके पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है, आप कैसे हुकूमत बनाएंगे? लगता है तहरीक इंसाफ खुद भी कंफ्यूज है। देखिए, ये तो यकीनन ये जो बात कर रहे हैं ना कि इत्तेहाद नहीं करना, पहली बात तो ये कि वो जो अडयाला जेल का इनमेट है उसकी किस बात पे हम यकीन करें, किसके थ्रू यकीन करें, कौन वर्बैटम उनका बयान मनोअन बिल्कुल हमारे तक पहुंचा रहा है, नहीं पहुंचा रहा, कौन जेन्युइन स्पोक्समैन है, कौन नहीं है। तो ये चीजें जिस तरह अनफोल्ड होंगी तो फिर पता लगेगा कि ये जो इन्होंने किया है ये वाकई वहां से अंदर जेल से ये इनको डायरेक्शन आई थी जो अब इन्होंने किया है। तो अब ये कि जी हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, ये एक बड़ी अजीब बात है कि आप ना वफाक पे हुकूमत बना सकते हैं बगैर इत्तेहाद किए, ना आप पंजाब में बना सकते हैं। 2/3 मेजॉरिटी आपके पास KP में है, 100 बिस्मिल्लाह, आप जो मर्जी करें वहां पे बनाएं। अब अगर आज इनको ये नहीं मालूम था कि जी KP में जब अगर हम जीत जाएंगे तो हमारा चीफ मिनिस्टर कौन होगा, तो ये एक बड़ी अजीब बात है, क्योंकि ये बहुत चीजें क्लियर हो जाती होती हैं पहले ही, क्योंकि KP का इनको मालूम भी था कि हम वहां पे स्वीप कर जाएंगे। लेकिन जो हुआ बाकी मुल्क में वो उनको मालूम नहीं था, लेकिन हो गया, तो वो अब इसकी स्ट्रैटेजी तो बन रही होगी कि किसके साथ जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। ये जितनी ताखीर करते जाएंगे और इनके साथियों को अगर ये नहीं लगेगा कि हम कहीं पे हुकूमत बनाएंगे, तो शायद आप देखिएगा कि वसीम कादर जो साहब थे उस जैसे शायद हमें कुछ और भी देखने को मिल जाए। हालांकि ये इंतहाई गलत इमोरल प्रैक्टिस है कि अगर आप किसी एक शख्स के नाम पर वोट लें, चाहे आजाद आए और आजाद लड़ें, लेकिन आपको मालूम हो कि आपको वोट उसकी वजह से पड़ा है, तो आप उसको फिर एन बीच में छोड़कर चले जाएं, तो ये चीज किसी भी तरह एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। और वैसे ही मॉरली तो ये बहुत ही होती है। नाउ द पॉइंट इज कि आप, मैं, हाफिज साहब और मेरे राना अजीम साहब, नजम साकिब साहब, हम तो बात करते रहेंगे कि जी किस तरह हुकूमत बनेगी, कैसे बनेगी। अभी तक तो मामला जो हैं मुख्तलिफ अदालतों में जा रहे हैं। अभी मेरे सामने एक मामला पड़ा हुआ है कि NA 253 कोयटा बलोचिस्तान का, जिसमें जो है वो एक मियां बुगटी साहब हैं, वो PMLN ज्वाइन कर गए हैं और वो जीत गए थे। जो उनसे हारे हैं, जिसमें दोस्तान ढूम की 44,643 थे, वो भी PMLN को ज्वाइन कर चुके हुए थे टेक्निकली। और फिर शाहजैन बुगटी जो कि जमहूरी वतन पार्टी उनकी अपनी पार्टी थी, वो उस पर लड़ रहे थे, और सद्दाम तरीन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। तो ये सब परेशान है कि ओवरनाइट उनके रिजल्ट जो मियां खान साहब हैं, उनके मियां बुगटी साहब उनके, और मुबैना तौर पर एक हामिद मीर साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी की है कि ये वो मियां बुगटी साहब हैं जिनको एलिजिडली मुबैना तौर पर इनको अरेस्ट भी किया गया था। बिल्कुल सही। सॉरी, देखिए शाजिया, ये ज़मीर ने बिल्कुल ठीक बातें की हैं। ज़मीर साहब, आपकी सारी बातों से इत्तेफाक है। असल में एक और भी एंगल है इसका कि अगर एक शख्स या दो लोग जो हैं वो वसीम तरह के निकल आते हैं तो ये बड़ा डीमोरलाइजिंग है तौर पे उनके वोटर्स के लिए। मैं हैरान हूँ कि राउफ साहब ने हमारे साथ आज प्रोग्राम में आए और उनसे हमने पूछा, वो कह रहे हैं जी अगले 24 घंटों में। बाबा, यहाँ पे एक एक मिनट कीमती है, आपको बहुत ज़रूरी है ये करना कि आपके जो अपने लोग हैं कम से कम वो आपकी छतरी के नीचे रहें, कोई राब्ता हो रहा है कि नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो समझदार पार्टियां हैं, मैंडेट उन्होंने किसी और का भी लेके अपने साथ मिलाया हुआ है। उसमें हम देखते हैं कि नून लीग जो है वो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हुए आगे का सोच रही है, वो जोड़ तोड़ का माहौल शुरू हो गया। उसमें हम पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं, आगे का सोच के वो देख रहे हैं जी कहाँ हुकूमत बनानी है, किसके साथ जोड़ तोड़ करना है। यहाँ तक कि चौधरी शुजात साहब, कोई 1 2 3 सीटें उनकी हैं, वो भी बीच में हैं, मौलाना साहब बीच में हैं। मुझे PTI की तरफ से कोई नज़र नहीं आ रहा। देखिए, पॉइंट स्कोरिंग हो गई,
पॉइंट स्कोरिंग हो गई, अब ये ग्राउंड रियलिटीज को आपने देखना है। अब आपने हुकूमत बनानी है कि सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करनी है? सही, बिल्कुल सही। पॉइंट स्कोरिंग हो गई, इलेक्शन हो गए, रिजल्ट हमारे सामने आ गए। दो जो है ना फ्रंट शाजिया इसमें मुझे नजर आ रहे हैं। एक फ्रंट है जो कि आपका अदालत का है, उसमें आपकी हल्का बंदियां होंगी, उसमें हल्के खुलेंगे, उसमें को कहेगा जी दोबारा से काउंटिंग कराएं, इसको चलने दीजिए। लेकिन जो सामने है कि आपने सिर्फ इलेक्शन जीतना था या 90 या 100 या 120 सीटें लेनी थी कि हुकूमत भी बनानी थी? सही। अभी तक इनको बता देना चाहिए था। अभी भी लैक ऑफ इनमें प्लानिंग। देखिए मैंने इसीलिए, और ये जो ज़मीर ने बात की है ना, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। इस वक्त जब हम नून की बात करते हैं तो उनमें हमें नवाज शरीफ साहब सामने बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इधर हम बात कर रहे हैं तो जरदारी साहब और बिलावल साहब नजर आ रहे हैं, मौलाना साहब इधर नजर आ रहे हैं, हत्ता के अलीम खान साहब हमें नजर आ रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि पीटीआई इस वक्त कहां पे है? उनकी तरफ से किसी बंदे को आना है और आके बाकायदा तौर पे उनसे जब बात होती है वो कहते हैं वो जी खान साहब से मुलाकात नहीं हमें होने दे रहे। हाँ, जेल जाएंगे। ये विक्टिम कार्ड अब छोड़ दीजिए। देखिए अभी आपकी नोटिफिकेशन हो जाएगी। नजर आ रहे हैं, क्या मतलब? उनका मतलब है कि सारी जो सीनियर पार्टियों के लोग हैं, लीडरशिप है, वो नजर आ रही है। लेकिन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बाकी बात तो है, वो जेल में है, जेल से कोई मिलेगी डायरेक्शन तो आगे बात करेंगे। बीच में किसी को बताना चाहिए कि भाई हमारी स्ट्रेटजी ये है। बात ये है कि अच्छा एक शाजिया का अलाउ करें कि वज़ीर आज़म का जरा राना साहब बात कर ले, फिर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। ज़मीर भाई अगर इजाजत दें तो। जी राना साहब देखें, अभी हम कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवार नहीं सामने लाए। तहरीक इंसाफ जिस तरह जीती है, जिस तरह उनके लोगों को उठाया जा रहा है, जिस तरह उनका कोई उम्मीदवार सामने आएगा तो वहाँ पर किसके साथ क्या किया जाएगा हमें ये भी देखना होगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो खबरें हम सब के पास हैं, आपके पास भी खबर है। वो मुलाकात जो राना साहब ने नहीं बताई, उसकी खबर आपके पास भी है, उसकी खबर मेरे पास भी है। ठीक, बात इतनी सी है कि अभी तो वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, अभी तो ये भी फैसला नहीं हुआ। बिल्कुल। अभी तक तो ये भी फैसला नहीं हुआ वज़ीर आला सिंध कौन होगा। अभी तक तो ये भी फैसला नहीं हुआ कि वज़ीर आला बलोचिस्तान कौन होगा। अभी तक तो ये भी फैसला नहीं हुआ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन होगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगले 24 घंटों में जब कल रात को हम बैठे होंगे या अगर रात को कोई भी प्रोग्राम कर रहा होगा तो उस वक्त तक ये सारी चीज़ें दूर हो चुकी होंगी। नंबर 1, पीटीआई अपने लीगल एक लहदा लड़ेगी और ये बाकी जो फैसले हैं जिस जमात में जाना है अब से 2 घंटे तक या 1 घंटे तक फैसला हो चुका होगा। नहीं 2 घंटे तक कैसे होगा, उनको पता ही नहीं है डायरेक्शन। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब सुन लें 24 घंटे कोई भी अपनी हिकमत अमली जो होता है ना, हमने बड़ा कोशिश की ना राना तनवीर साहब से अंदर की बात लेने की, नहीं दी ना। कोई भी अपनी हिकमत अमली बयान नहीं करता। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि अगर हिकमत अमली हम मीडिया के जरिए बयान करना शुरू कर दें तो ये समझदारी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें चलती हैं। जिस तरह अभी ज़मीर हैदर साहब ने एक हल्के का जिक्र किया है ना, 64 हल्के निकल आए। जैसे मैं सिर्फ एक हल्के का जिक्र करता हूँ, उसको हम जानते भी नहीं, लेकिन आज मैंने वो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं सारे। ये एक हल्का है 164 एन है। अब देखें इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है कि हर चीज़ है उसमें जीते हैं जी रियाज पीरज़ादा साहब। मज़े वाली बात है इस हल्के में मलक एजाज गुडन तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार थे। टोटल पोलिंग स्टेशन 334 है, 327 के जो 45 फार्म है ना उनके पास है, 7 के नहीं है। अच्छा 327 के मुताबिक वो 1,20,478 वोट है मलक एजाज के, ये फार्म के मुताबिक सही। और रियाज पीरज़ादा साहब के हैं 1,01,888। बाकी जो 7 पोलिंग स्टेशन है उनके टोटल वोट है 10,435। अब वो 10,435 100% भी ले लें पीरज़ादा साहब तो फिर भी नहीं जीतते। अब ऐसी सूरत हाल में हम क्यों बोल जाते हैं कि हमारी अदालतें भी मौजूद हैं, बाकी भी मौजूद हैं। अगर 2 चले गए, 3 चले गए, 4 चले गए, 5 चले गए, तो उसके बाद 20 अगर आ गए आपके तो फिर किसको नुकसान होगा? ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो सामने होंगी। लिहाजा वज़ीर आला उनका फाइनल हो चुका है। किसका? पीटीआई का, केपीके का। सही। पंजाब के अंदर उन्होंने सिर्फ मियां असलम इकबाल को राब्तों का टास्क नहीं दिया, मियां असलम इकबाल को ये भी कहा है कि आप अगर समझते हैं कि किसी जगह हमें मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी से बात करनी पड़ सकती है तो आप करें और हम उनके साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हो सकती है, फिर वो रिजर्व सीट हो सकती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि जो बात है चंद दिन के बाद अगर तो आप एक फिक्र सिर्फ अगर तो आप इस पे चलेंगे कि ये हो रहा है वज़ीर आला फॉर इंस्टेंस, जी जी,
हमने ये देखा कि उसमें अलीम खान का नाम आया, उसमें जहांगीर तरीन का नाम आया, उसमें 2-3 और बड़े बड़े जो पीटीआई के लोग हैं उनका नाम आया, लेकिन बन कौन गया? उस्मान बुज़दार। तो इस एलिमेंट को रखिएगा सामने। नहीं, वो स्ट्रेटजी यहाँ नहीं मिलेगी आपको देखने में। जमीर, आप कुछ कह रहे थे, जरा इसको भी आप देख लें कि बुज़दार वाला फॉर्मूला मुझे नहीं लगता अब चलेगा। मैं एक चीज जो मैं बात कर रहा था कि बलोचिस्तान की इतनी ताखीर से फैसले आ रहे हैं, और उसके बाद दिलचस्प सूरत हाल है कि दोस्तान डोम की जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पर लड़ रहे थे, उनको हरवा दिया गया है 2000 वोट से, और उन्होंने प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है कि मियां खान जिसको जिताया गया है इसको जबरदस्ती जितवाया गया है। और फिर शाहजैन बुगटी जमहूरी वतन पार्टी और सद्दाम तरीन पीटीआई ये दोनों मिलकर दरखास्त लेकर चले गए हैं इलेक्शन कमीशन में NA 253 के हवाले से, कि दोनों फॉर्म 45 लेकर चले गए हैं। और अब दो बंदों को तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता ना कि अगर उसके फॉर्म 45 और उसके फॉर्म 45 एक जैसे हैं, तो जिसको जो जीत गया है, जिसको मुस्लिम लीग नून में शामिल भी कर लिया गया, कंवर दिलशाद साहब को भी मिला ले और एतजाज एहसन साहब को भी ट्राई कर लें। वो जो मियां खान साहब हैं वो बाकायदा अरेस्ट हो चुके हुए हैं, वो उनका रिकॉर्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो आज हामिद मीर ने ट्वीट भी कर दिया उनके ऊपर। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन रही है कि जहां पे आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी अगर बलूचिस्तान में स्ट्रांग हो सकती है तो वहां से भी उसको वीक करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एनीवेज, जो राना अजीम साहब बात कर रहे हैं कि ये अब ताखीर नहीं होगी, नाम यकीनन डिसाइड हो चुके हुए हैं, हाँ, लेकिन मामला बड़ों में जो पीटीआई PMLN में मामला गड़बड़ हैं वो चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी, हाफिज एहसान अहमद साहब, आपने भी ऐसी बड़ी वीडियोस देखी होंगी। अभी एक आज़ाद उम्मीदवार जावेद लुंड साहब जो हैं, उन्होंने भी मैंडेट लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मुझे ज़बरदस्ती जितवाया जा रहा था, मेरे जो मुखालिफ उम्मीदवार थे सरद फरद, वो पीटीआई के जो बैक थे वो जीते हुए थे, मुझे ऐसा मैंडेट नहीं चाहिए। तो और ये कितने बड़े सबूत हैं, ये अदालतों में जब फैसले होंगे तो ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंस होगी इन चीज़ों की। शाजिया, मैं देखें, अब सिर्फ मुझे 2 मिनट दीजिएगा ताकि हम इसको रियलिस्टिकली भी देख लें कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा से हम इलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल करते आए हैं, और ना हारने वाला कहता है मैं हारा हूं, और ना जीतने वाला जो है वो 4 साल उसे जस्टिफाई करता रहता है कि मैं जीत गया हूं, और इसके अंदर डेफिनेटली कुछ हमारे लूप होल्स भी है। अब जिस फॉर्म 45 या 47 का जिक्र आया है, उसके अंदर एक ही एविडेंस जो है वो इंपॉर्टेंट एविडेंस है। वो एविडेंस वो है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वो जो EMS के ऊपर फॉर्म भेजा है वो ही एक जेन्युइन है, और अगर किसी अदालत ने ये देखना है कि फॉर्म 45 है कौन सा है, तो वो है जो अपलोड हुआ है। अगर एक बंदा जो है उसने फॉर्म 45 कईयों ने बना के फिर रहे हैं और उसके बाद वो अपनी कैलकुलेशंस के अंदर जाके तो 47 को कंट्रोवर्शियल शुरू कर दे, तो अल्टीमेट डिसाइड किसने करना है? डिसाइड या करना है हमारी अदालत ने या करना है इलेक्शन कमीशन ने। और भाई उनको फर्स्ट जो ब्रिज है वो तो क्रॉस कर लेने देना। और ये जो हमने एक वेव लगाई हुई है कि जी हम जीत गए हैं वो हार गए, ये किस तरह मुमकिन है कि आप जो कह रहे हैं वो सारी चीजें सच्ची कह रहे हैं और दूसरी सारी चीजें गलत कह रही हैं? और मैं ये बताऊं आपको कि कभी भी इस तरह नहीं होता कि जी 30, 35, 40 हजार का जो है फॉर्म 45 का और 47 का उसके अंदर डिफरेंस आ जाए। ये लीगली भी पॉसिबल नहीं है। फैक्चुअली तो आप छोड़ देना कि उनको नहीं पता कि फॉर्म 45 जब निकलेंगे और फॉर्म 45 जब निकल के तो आगे जाता है 47 के अंदर, और आपके सामने जो है 24 आवर्स का मार्जिन, किस तरह इस चीजों को मैनेज किया जाता है? तो चैलेंज करने वाले कुछ देख के चैलेंज कर रहे हैं ना हाफिज, आप क्या बात कर रहे हैं? चैलेंज करने वाले जो है वो कुछ देख के चैलेंज कर रहे हैं ना, जिस तरीके से आरोप के दफातर से लोगों को बाहर निकाला जा रहा था ना किसी नहीं देखे किसी पिटीशन को चैलेंज करना हर एक कैंडिडेट का हक है, लेकिन उसकी बात को सच्चा तो नहीं मानना चाहिए ना। और दूसरा, क्या आपके सामने 2013 के अंदर जो अब इलेक्शंस हुए थे ये नहीं हुआ था? 2018 के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर्स ने बाहर नहीं निकाला। अब आप 2000 बंदा लेके अंदर चले जाएं, और आपको ये पता होना चाहिए इस चीज के अंदर कि फॉर्म 45 जब शुरू होता है तो सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन की गिनती होती है। फॉर्म 47 के वक्त आपकी ज्यादा, और आपको इसको पता है कि आपका टर्न आउट
जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर ज्यादा रहा है। जनरली पाकिस्तान का जो टर्न आउट है वो कम रहा है। 2013 में 15% था, 2018 के अंदर ये तकरीबन 52% आया, अब 48% आया है। और ये सिर्फ जो आपको बूस्ट नजर इस चीज के अंदर आया है कि वो जो नया वोटर था वो उसके अंदर आया, बल्कि पाकिस्तान की जो अक्सरियत है वो इसी वजह से सिस्टम से अलग है। अब उसके लिए भी करना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर कंपल्सरी लेजिस्लेशन करें कि आप आए वोट डालें, और ताकि हाफिज साहब आपसे एक सवाल हाफिज साहब आपसे एक सवाल करते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को हाफिज साहब सुन लें। हाफिज साहब आपसे एक सवाल करते हैं। फर्ज कर लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने पड़ा है, आपने अभी हमें बताया। फर्ज कीजिए कि ये जो इस वक्त खखेड़ है सियासत में इलेक्शन के बाद की सूरत हाल, आपसे कहा जाता है कि आप बताइए क्या होना चाहिए, जरा इसका जवाब दे दीजिए। नजम साकिब साहब, इसका एक ही हल है, और वो हल ये है कि जितनी देर तक आपके इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो गेजेटेड नोटिफाई नहीं किए जाते, यानी कि फॉर्म 49 इशू होने के बाद जो है ये हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। हाई कोर्ट को इन तमाम पिटीशंस के तकरीबन 266 के इलेक्शंस होने थे, 265 पे हुए हैं, 40-45 का एक आया है। अब 40-45 के अंदर जाके सबकी आप रिकाउंटिंग करवाएं, उन सारे बैग्स को खोलें और उनको टैली कर लें कि क्या 45 फॉर्म ये हुई ना बात। देखिए हाफिज साहब, ये अब हम जो है अब हम पहुंच रहे हैं, और इसको 2 दिन के अंदर खत्म करें इस कंट्रोवर्सी को। एक मिनट नजमुल साहब, एक मिनट नजमुल साकिब साहब, एक मिनट। अब ये हाफिज साहब मेरे साथ बैठे हुए ना। सर हाफिज साहब मुझे एक बात बताएं, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है, NA समथिंग ब्ला ब्ला, उसके 4 लोगों को फॉर्म 45 मिले हैं, वो सबको फॉर्म 45 एक जैसे होंगे? देखिए नहीं, एक से यस और नो, एक जैसे होंगे। ओके, अब 3 बंदे उसमें से अपने फॉर्म 45 उठा के लेके जाते हैं कि जी हम तीनों को तो आपने एक ही नंबर वाले दे दिए, और ये जो बंदा है, ये जो फॉर्म 45 पे फाइनल कैलकुलेशन लेके आया है, ये तो डिफरेंट है इन तीनों से। तो आप मुझे बताएं उस पे जस्टिफाई कौन कर रहा है? देखिए जमीर, मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि अगर एक शख्स जो फॉर्म 45 जो अपने लेके जाता है और वो 3 से मतलब मिलता नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट नंबर आता है, तो फिर मुझे एक बात बताएं कि क्या वो गलती पे हैं, वो गलत हैं जो 3 बंदे गए हैं लेकर के जी ये देखें हमारा फॉर्म 45 तो आपने एक ही नंबर दिया है। अब थोड़ा सा इसके अंदर आइएगा, अब इसको थोड़ा सा तसल्ली के साथ आके इसको बात यह है कि हर हलके के अंदर आपके कैंडिडेट्स जो हैं वो 2 से लेके 50 तक कैंडिडेट्स होते हैं। अब जब वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब रिजल्ट्स देता है उस अपने पोलिंग बूथ के अंदर, तो 50 जो कितने भी उनके पोलिंग एजेंट्स हैं उन सारों को एक फॉर्म 45 जो है वो देता है, और उसके 2 काम करता है। एक वो काम ये करता है कि उसको फॉरेन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को व्हाट्सएप कर देता है, जो इनका अपना सिस्टम है, और दूसरा वो ये काम करता है कि उस फॉर्म को लेके वो चला जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के पास कि जी ये मेरा एक रिजल्ट्स है, और रिटर्निंग ऑफिसर जो है अगर उस हलके के अंदर मार्जिन जो है वो कम हो, 2000, 4000, 5000 का हो, तो वो सारे जब आते हैं तो उनको रीकाउंट करता है ताकि उसके अंदर को फिगर ना रह जाए, क्योंकि आपके रिजेक्टेड वोट्स भी होते हैं, बैलेटिंग वाले भी होते हैं, उसके बाद आपके जो वोट्स हैं वो जो आपके टेम्पर्ड वोट्स भी होते हैं। अब उसके अंदर यह है कि अगर वो फॉर्म 45 जो है वो इशू हुआ है, अब उसको वेरीफाई आपने किस तरह करना है? अब उसको वेरीफाई ये है कि हर पोलिंग स्टेशन का एक अपना पोलिंग बैग्स होता है, उसके अंदर वो वोट्स पड़े होते हैं और उनकी बकायदा सील जो है उसके अंदर लगी होती है। अगर अब आपने चेक करना है कि मैं कहता हूं कि हल्का 114 के अंदर जो है पोलिंग स्टेशन नंबर 44 पे मेरा ये है, और भाई उसका बैग खोल देना, उस बैग के अंदर अगर वो मैच कर रहे हैं उस चीज का, तो जिसका मैच कर रहा है और अगर वो रिटर्निंग ऑफिसर का मैच कर रहा है तो बात ठीक है। अब हर चीज के अंदर आप ये कहें कि नहीं जी जो मैं ही कह रहा हूं ठीक है, उसको किसी ना किसी जगह तो रिजॉल्व होने देना, और रिजॉल्व होने के लिए आपके पास अदालत है, अदालत फैसला कर देती है। तो एक सवाल ये इलेक्शन कमीशन साहब का हुक्म था, उनका है, और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में जहां पे सलमान अकरम राजा साहब पिटीशन में गए हैं उसमें भी ये कहा है, और वैसे देखें ये जो फॉर्म आपने क्या 5 जो रिटर्निंग अफसर के पास पहुंचेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से वही होगा। ये जो फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर देता है एजेंट्स को, उनके अंगूठे लगवाता है, उनसे साइन करवाता है, अपने साइन मौजूद होते हैं,
वो वहां पे जो उसने दिया है उसका तो सारा रिकॉर्ड मौजूद है, और वहां पर जाकर अगर किसी प्रेशर में वो कोई नया दे देता है तो और बैग भी सील भी खुल जाती है और सील लग भी जाती है, तो फिर जो वहां पे दिया है पोलिंग एजेंट को, क्या वो जाली है? फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब है। नहीं नहीं नहीं, देखे नहीं 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 नहीं, देखे एक चीज मैं आपको बताऊं, इसके अंदर यह है कि पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर लैप्सेस हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं है। दूसरा उसके अंदर यह है कि यह भी मैं आपको बताऊं कि अगर 40 आपके वहां पे कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं तो आपके पोलिंग एजेंट्स तो 3 से 4 से ज्यादा होते ही नहीं है, और बाकी तो जो है वो या फरमाइशी प्रोग्राम होता है या उन्होंने जान के सिंबल्स लिए होते हैं कि जी हमने दूसरे को जो डिसेप्टिव के अंदर लेके जाना है, या वो आते ही नहीं है उस चीज के अंदर। तो क्या जो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो 40 के स्टैंप्स उस पर लगा के भेजे? एक ही है। दूसरा ये तो फैसले अदालतों ने करने हैं ना, 20 हलकों के जो नतीजे वो मीडिया की बजाय उसको अदालत के अंदर तो जाने दे ना। अदालत शाजिया उसका फैसला जा रहे हैं ना, हाफिज साहब हमें प्री जज क्यों कर लेना चाहिए? हम लोगों ने यहाँ पे कोई फैसला करना है, अदालतों में फैसले जा रहे हैं, लेट देम डिसाइड। मुझे ब्रेक लेनी है ना, मैंने तो यही कहा, इसको अदालत में जाने दे, जो अदालत फैसला करेगी ठीक होगा। ट्रांसमिशन हमारी जारी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पहले इलेक्शंस हो नहीं रहे थे, अल्लाह अल्लाह करके अगर इलेक्शंस हो ही गए हैं तो उसके बाद चैलेंजेस इतने हैं, मामलात अदालतों में जाना शुरू हो गए हैं। हमें 2018 की मिसालें दी जाती हैं कि वहाँ भी 4 दिन बाद 3 दिन बाद इलेक्शंस आए थे। हम तो बार बार यही बात कर रहे हैं कि जो गलतियाँ आपने 2018 में किसी को लाने के लिए कर दी, या अगर आपने इस नीयत से की कि आपने सिस्टम को ठीक करना है, खुदा के वास्ते अगर वो गलतियाँ हमें आज तक भुगतनी पड़ रही हैं तो उस गलतियों को आप दोबारा मत दोहराएं। 2018 की मिसालें दे के आप एक गलती को अब ठीक करने के लिए आप दोबारा ने आपने गलती करनी है, तो ऐसा आप मत कीजिए। ये जो चैलेंजेस हैं अब नजम साहब, आपको लगता है कि इस पे ओवरकम करना अब इतना आसान है? आप देखें ना, अब आपको इस असम्बली में आपको ओथ भी लेने हैं, आपको सारा प्रोसेस भी करना है, आपको हुकूमत साजी भी करनी है। अगले महीने आपको पता है मार्च में क्या है, सेनेट के इलेक्शन है, उसके बाद आपको IMF में जाना है, सदर पाकिस्तान का भी फैसला होना जी, सदर पाकिस्तान का भी फैसला होना है। तो इतने चैलेंजेस हैं, वक्त कम है। देखिए, मैं थोड़ा सा सब्र करने वाला आदमी हूँ, और मुझे ये पता है कि इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ये जो है ना कि जी अब इलेक्शन हुए हैं, फौरी तौर पे हुकूमत बन जाए, फौरी तौर पे चीफ मिनिस्टर सामने आ जाए, फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर सामने आ जाए और असम्बली का पहला इजलास हो, एक एक करके स्टेप की तरफ जाते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त ये चीज़ है कि जितने अच्छे तरीके से ये इलेक्शन हो गए हैं, अब सब्र तहम्मुल का भी हमने थोड़ा सा मुजाहिरा करना है। एक आपने ये बात की ना कि सदर पाकिस्तान का, तो मुझे उनकी एक आज की स्टेटमेंट मैं ज़रा डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है, उसमें यूनियन आती है, उसमें बाहर की दुनिया आती है जो आपको देख रही है। सदर पाकिस्तान ने अपने बयान में एक जगह कहा कि हमें, यानी हम सबको, सियासी जमातों समेत हम सबको पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा दुनिया को दिखाना है। सही। अब मैं इसमें 2-3 बातें हैं, ये राना साहब भी बैठे हैं, हमारे दोस्त इस्लामाबाद भी करा दूं, जी जी जी, बस दिलशाद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब। जी, कंवर साहब को भी यानी इसमें इन्वॉल्व करते हैं। देखिए पाकिस्तान का वो चेहरा जो आप दिखाना चाहते हैं, उसके साथ आप कितना को मेकअप कर लेंगे। तो पहली बात तो ये है कि आप चेहरा वो दिखाएं जो कि आपका असल में है। हाँ, हमने खुद इसको खूबसूरत करना है, बात ये बनती है। और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये जो प्रेशर हम पे बिल्डअप हो रहा है ना इस वक्त बाहर से, कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, रिगिंग हुई है, एक को जेल में डाल दिया, फलाना कर दिया, इसका हल भी हमने करना है। और जब तक पार्लियामेंट बनती नहीं है कैसे होगा? ये जो फ्रंट खुल गए हैं इस वक्त, इस पे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। हम ये क्यों भूल रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं? ये इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ है, ये कुछ स्वीडन नॉर्वे की बात नहीं है कि लोग एक दूसरे का यानी करेंगे। एक आध को साद रफीक, हाँ, एक आध ने भी किया है, एक आध को साद रफीक आ जाएगा उसमें। और उसमें देखने की बात यह है कि बड़ी पिक्चर जब आप देखते हैं तो उसमें आपको ये है कि आप अभी तक तो हम सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं,
फलाने हल्के में ये हो गया, वो हो गया। देखिए, एक फॉरेन पॉलिसी भी आपकी चीज़ होती है। आपके बहुत सारे मसाइल इस वक्त आपका वेट कर रहे हैं, और निगरान हुकूमत जो है यूँ समझे कि इस वक्त नहीं है, लेकिन वो है। अगर आपने ये सिलसिले इसी तरह जारी रखे, विक्टिम कार्ड प्ले करते रहे, और ये कानूनी पेचीदगियों में हम ये यानी कंवर दिलशाद साहब को बार बार बुलाते रहे, बात नहीं बनेगी। इस वक्त नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते हैं शाजिया। बिल्कुल, इनकी नोटिफिकेशन होती है, उसके बाद 3 दिन की बात है। ये मैं वही जरा ये कंफ्यूजन दूर करनी है कंवर दिलशाद साहब, बड़ी कंफ्यूजन है। ये जो तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता लोग हैं, अगर इन्होंने फैसला करना है, जो भी आज़ाद लोग हैं, वो कब कौन से स्टेज पे फैसला होता है? बड़ी कंफ्यूजन है। अभी हाफिज साहब ये बात कर रहे थे, क्या ये हल्फ उठाने के बाद किसी कैंडिडेट ने, आज़ाद ने फैसला करना होता है कि उसे किस पार्टी में शामिल होना है? जब वो हल्फ उठा लेगा, जरा ये क्लियर कर दें। अरे ये बात दुरुस्त फरमाई हमारे दोस्तों ने, बड़ी बात कही है, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह कि हमारे सियासतदानों में वो विजन नहीं है। ये सारे सियासी मफादात के तहत इकट्ठे हो गए हैं। अब इनकी तकरीरें सुने इंतखाबात से पहले, जैसे उन्होंने तकरीरें की कि हम इनके करीब बैठेंगे नहीं, हम इनके पास जाएंगे नहीं, तो अब वो सारे बैठ के इकट्ठे आइंदा की हुकूमत की साजिश की काम कर रहे हैं। सब की सियासतदानों की बात छोड़ें, अब जाकी रह गया है कि सियासत के मामले में, सियासत इस वक्त ये मामला हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, ठीक है हमारे दोस्त है, अच्छी बात कही, इंतखाबात हो गए हैं, जैसे भी हो गए हैं, सबके सामने हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो हो रहा है वो ये होगा कि अभी इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक इसका सरकारी रिजल्ट वो जारी करना है। बिल्कुल, और सरकारी रिजल्ट जो है वो 15 फरवरी तक वहाँ इलेक्शन कमीशन पहुंच जाएगा। फिर इलेक्शन कमीशन जब सरकारी रिजल्ट फॉर्म 47 वहाँ पहुंच जाएगा, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कहेगा कि भाई जिन्होंने अपना नोटिफिकेशन कर देगा। इसके बाद वो कहेगा 3 दिन के अंदर अंदर जिसने सियासी पार्टी से अपनी वाबस्तगी का जाहिर करना है, वो आर्टिकल हमारा 51 है, 106 है, उसके तहत आप अपनी वाबस्तगी जाहिर करते हैं। अगर इन्होंने वाबस्तगी जाहिर ना की तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आजाद रहेंगे। आप जो तहरीक इंसाफ के जो हैं, उनके पास 2 मरहले आते हैं, या तो कुछ छोटी जमात में वो शरीक हो जाए ताकि वो अपने ख्वातीन की और अकलियत की नशिस्तें हासिल कर लें, या अगर वो नहीं करना चाहते। अच्छा, अकलियतों की नशिस्तों पर ये भी बड़ी कंफ्यूजन थी कि किसी ने वो अप्लाई किया हुआ, दरखास्त दी हुई है, नहीं दी हुई। जब मेरी आपसे अभी दोपहर में बात हो रही थी तो आपने कहा कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये बाद में भी अप्लाई हो सकता है, आप इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दे सकते हैं। वो तो जब चाहता तो इनका जो 3 दिन के अंदर वाली बात है वो उसके लिए होता था, अगर नहीं वो मखसूस नशिस्तों के लिए तो उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर फैसला करना पड़ेगा। अगर उन्होंने मखसूस नशिस्तें को हासिल करनी है तो फिर वो छोटी किसी जमात में शरीक हो जाए। जब वो शरीक हो जाएंगे उस नई पार्टी में, उस छोटी पार्टी में, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देंगे कि हमने जिस जमात में शिरकत की है उन्होंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट आपको नहीं भिजवाई, तो आइन के आर्टिकल 224 के तहत हम इनको अपनी ख्वातीन की और अकलियत की प्रायोरिटी लिस्ट आपको पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन पाबंद है उनकी प्रायोरिटी लिस्ट को कबूल करने का, क्योंकि आइन के आर्टिकल 224 में वाज़ह लिखा है अगर कोई पार्टी बाद में भी देना चाहे तो वो दे सकती है। तो ये तो एक इसका है आइन के तहत। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वो आजाद ग्रुप की हैसियत से बैठे रहेंगे, मखसूस और अक़लियत की नशिस्तों से महरूम हो जाएंगे। लेकिन नजर यही आ रहा है कि हमने सुनने में तो आ रहा है कि किसी छोटी पार्टी से बातचीत कर रहे हैं, अगर ना करें, एक बड़ी अहम बात है, वो ना करें तो फिर इंसाफ ग्रुप के नाम से अगर ग्रुप बना लेता है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल 91 के तहत जब वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर कौम असम्बली का इजलास तलब करेगा तो वह इसको देखेगा कि इस वक्त ऐवान में कौन सी बड़ी पार्टी, कौन सा बड़ा ग्रुप है। तो बड़ा ग्रुप तो उनको तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता लोगों को नजर आएगा, ज़ाहिर है एक ग्रुप है वो, तो फिर वो कह सकता है कि अपना लीडर ऑफ द हाउस जो है वो उसका इंतखाब करें। ये तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान के बड़े इख्तिरात है। अब बात तो बड़ी अच्छी बात की सदर साहब, हमेशा अच्छी बात करते हैं, दानिश्वर है वो, हमारे दोस्त हैं, बड़ा बड़ा एहतराम करते हैं, उनका बहुत काबिल आदमी है और बहुत पैट्रियोटिक है पाकिस्तान। उनके वालिद साहब कैद आजम के बहुत करीबी दोस्त थे। ठीक है, वालिद साहब, उनके वालिद साहब वो थे, मैं एक बार अर्ज करूं, उनके वालिद साहब वो थे कि जिन्होंने मौलवी तमीजुद्दीन ने जब दरख्वास्त दी थी सिंध हाई कोर्ट में, उन पर पैसे नहीं थे तो इनके वालिद साहब ने 10,000 रुपए दिए थे उनको कि आप अपना वकील कर लें। इतने अच्छे पैट्रियोटिक लोग हैं ये, आपने डॉक्टर आरिफ अलवी साहब।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब हमारे पास थे, बहुत शुक्रिया आपका। ज़मीर, अब हर तरफ अब जाहिर है यही डिस्कशन होगी कि जिस तरह हम भी पहले बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ को जल्द फैसले करने हैं, बिल्कुल ऐसे ही लगता है, बिल्कुल हाफिज साहब ये बात कर रहे थे, प्लान्स उनके पास होते हैं, लेकिन जब प्लान इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो लगता है कि वो प्लान सिर्फ बातों में ही था, प्लान कामयाब उनका होता नहीं है। तो अब जितना कम टाइम है, आपको फैसला करना है, अगर आपने मखसूस नशिस्तें भी लेनी है, आपको लगता नहीं है कि वाकई कुछ स्लो है, या आप एग्री करेंगे राना अजीम की बातों से कि स्ट्रैटेजी है वो अभी उसको सामने लाना नहीं चाहते? देखें एग्जैक्टली ये है, क्योंकि उनके साथ जो हो रहा है इसलिए वो दे वांट टू कीप देयर कार्ड्स वेरी क्लोज टू द चेस्ट। जिस तरह हमेशा आसिफ अली जरदारी जो करते हैं कि वो अपने कार्ड्स ओपन नहीं खेलते, वो बातें करते रहेंगे, बताते रहेंगे, बोलते रहेंगे, लेकिन जो एक्चुअल कार्ड्स हैं उन्होंने करीब रखे हुए हैं। और अभी जो उनकी डिमांड्स हैं वो अभी एक्चुअली किसी को भी नहीं मालूम कि उनकी एक्चुअल डिमांड्स क्या हैं। वो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, बट एक्चुअली जब चीजें सामने आएंगी, जब ये बैठेंगे। एक शाजिया बड़ी दिलचस्प सी बात है, क्योंकि प्रोग्राम के अब ट्रांसमिशन के एंड में जा रहे हैं, तो एक लतीफा मुझे याद आ गया कि वो दो घर बराबर में साथ साथ बन रहे थे, तो एक घर का मालिक जो है वो दूसरे घर की ईंटें चोरी करके अपने घर में फेंकी जा रहा था, तो उसने पकड़ लिया दूसरे ने और उसे वो मारने लगा, तो लोग आ गए, उन्होंने कहा यार ये पागल है, इसको छोड़ दो। उसने कहा तो ये पागल है तो अपने घर की ईंटें मेरे घर में क्यों नहीं फेंकता? तो वो पागल कहता मैं पागल ना, पर एडा भी पागल नहीं कि मैं अपने कर दिया ईंटा तो हमसे जी ज़मीर, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि मैंने ये नहीं कहा कि ये नहीं हो सकता। आपने ये नहीं कहा, मतलब वो कहने वालों ने कह दिया कि कोई ऑप्शन नहीं है। आपने नहीं कहा, वो कहने वालों ने कह दिया है। मैं यही कह रहा हूं ना कि बेसिकली हुकूमत बननी है, अब फैसला ये करना है। देखें अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, अगर कोई थोड़ी सी आंखें दिखाता है तो फिर दोबारा कुछ चीज नंबर बदल जाता है, अगर वो आंखें नीचे करता है तो फिर बेहतर ही नंबर चला जाता है। तो ये जो है ना, अब ये अगले बस कुछ घंटों में मामला हो जाएंगे। और देखें नजमुल साकिब साहब, कुछ तारीखें दी हुई हैं, नंबर्स, डेट्स हैं, दिन मौजूद हैं आइन में कि फलां दिन तक ये होना है, फलां दिन तक ये होना है, तो उसके अंदर सब कुछ हो जाएगा। आप फिक्र ना करें, हुकूमत भी बन जाएगी। 14 दिन के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस होना है, 21 दिन के अंदर अंदर सेशन बुलाना है, और उससे अगले 3 दिन के अंदर इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। यानी कि मतलब ये है कि इस मुल्क की जो आपकी 27 या 28 है, उस दिन पाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के अंदर आ जाएगा। तो सही बात है। दानियाल अजीज साहब मेरे साथ हैं इस वक्त, वो जो ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल साहब आपका। दानियाल साहब, ये आपके साथ क्या हुआ है इलेक्शंस में? जी इलेक्शन में धांधली नहीं, धांधला हुआ है जी। इसमें पहले दिन से ही जो है, एक दिन को हम कैंपेन करते थे और रात को पुलिस काम करते थे। जिधर जिधर हम जाते थे वहां पर वो जाके दीवारें फैलांग के, दरवाजे तोड़ के लोगों को गन पॉइंट पे डराते थे। वहां लोगों की माएँ बहनें बेटियां होती थी। जाहिर गल है हमारे माशरे में तो चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना बहुत बुरा गिना जाता है। और उसके अलावा जितने भी कारोबारी दुनिया थी जो मेरी सपोर्टर थी, मसलन पेट्रोल पंप वाले थे तो उनके पेट्रोल पंप सील कर दिए गए, जो शादीगर वाले थे उनके शादीगर सील कर दिए गए, यहाँ तक कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जाके ऊद पतंग किस्म के नोटिस की भरमार कर दी गई और ये कह दिया गया कि जी आप सपोर्ट बदले नहीं तो फिर हम आपके साथ संगीन जो है ना मामला होंगे। और जिधर हम जाते थे, जहां हमारी कॉर्नर मीटिंग्स प्लान्ड होती थी, वहां पर आके कुर्सियां उठा देते थे, लोगों को भगा देते थे पुलिस की स्क्वाड, और हमारे स्पीकर और लाउड स्पीकर वगैरह चीजें सब उठा के ले जाते थे। जो धांधला हुआ है, जब रात को 3 बजे तक जो है, मेरे ख्याल में कोई तकरीबन 20,000 की लीड थी, और उसके बाद पोलिंग स्टॉप कर दिया गया, बल्कि उससे पहले भी स्टॉप कर दिया गया। लेकिन बात ये नहीं है जी, मुझे तो अरेस्ट कर लिया गया विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी रीजन। और उसके बाद शाम को जिस वक्त जहां पर रिजल्ट कंसोलिडेट होना था, मैं तो गिरफ्तार था, तो वहां पर मेरी वाइफ और मेरा बेटा गए तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया और उनको भी जो है ना लॉकअप में डाल दिया। तो इस तरह से सूरत हाल हुई है। यहाँ पर तो जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसको आखिरी दिन में तब्दील कर दिया, और उसको तब्दील करने के बाद भी यही मसला है। 45 फॉर्म 45 पे कुछ और है, और जो फॉर्म 47 है जाहिर है उस पे कुछ और है। आपका भी यही मसला है, चैलेंज कर रहे हैं आप इसको?
जी बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं, वो तो खैर बहुत बाद की बात है। जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी बात, फॉर्म 45 तो जब आप इस तरह की सूरत हाल 1.5 महीने के लिए 1 महीने के लिए रखेंगे हल्के में, तो फॉर्म 45 वो ये तो एक मतलब मौजज़ा है कि मैं फिर भी लीड में था। लेकिन जो तीसरे नंबर पे था वो सुबह 1 लाख वोट लेके आ गया। लेकिन यानी आप ये देखें कि एहसन इकबाल साहब को PP 54 में 32,000 वोट पड़ रहे हैं और नून लीग के कैंडिडेट को PP 55 में 22,000 वोट पड़ रहे हैं, जो कि तकरीबन 54,000 बनते हैं। और जो हारा हुआ कैंडिडेट था पीपल्स पार्टी का, जिसको ये लाया है पिछली दफा, उसने 6,000 वोट लिए MPA के, उसको 1 लाख वोट दे दिए उन्होंने। यानी नून लीग से रास्ते अलग करने का अंजाम है, सियासी इंतकाम है, ये क्या है? ये सब कुछ कंबाइंड है जी। और हैरानगी की बात ये है कि यहाँ पर जो अमला था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रोती हुई बेचारी बाहर निकली है। जो साइन कर देता था एक सादा उसके ऊपर फॉर्म 45 पे, उसको तो छोड़ देते थे। जो इनकार करता था, यहाँ पर एक नया जो जहाँ रिटर्निंग अफसर का ऑफिस है, वहाँ तहसील हेडक्वार्टर है, वो नया बना है। उसके साथ एक जिम्नेजियम है जो अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ, तो उसमें ले जाकर के बकायदा फिजिकली थ्रेट करते थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, और वहां से रोते हुए कहीं निकले। यहाँ तक के जो बेचारा यहाँ पर जो 92 का नुमाइंदा है, उसको भी पकड़ के पुलिस ले गई थी जब इनकी फुटेज बना रहे, इनकी गिरफ्तारी की फुटेज बना रहे थे दानियाल अजीज साहब की। तो हमारा 92 का जो नुमाइंदा है उससे भी पकड़ लिया गया था, और उसके मोबाइल और बाकी चीजें आज के दिन तक। दानियाल अजीज साहब, एक आपके घराने की बड़ी कदर है। मैं नजमुस साकिब हूँ, मेरा शहर सियालकोट है, मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। और ये जो आप बातें कर रहे हैं, इसमें कोई दलील भी नज़र आ रही है, सच भी नज़र आता है। मुझे ओवरऑल एक सवाल आपसे पूछना है कि ये जो इलेक्शन का सिस्टम है, EVM होना चाहिए, पता नहीं MES होना चाहिए, फॉर्म 45, फॉर्म 49, ये जब हम हुकूमत में होते हैं, जब हम पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, तो उस वक्त हम इन चीज़ों को क्यों स्ट्रीमलाइन नहीं कर लेते? हम उस वक्त कुआं क्यों खोदते हैं जब हमें प्यास लगती है? ये सारी चीज़ें आप ज़रा बताएंगे कि किस वक्त हम कोई ऐसा मौका आएगा पाकिस्तान की तारीख में कि जब ये फॉर्म 45, फॉर्म 47, फॉर्म 49 धांधली हो गई है, धांधला हो गया है, इसका कोई फैसला पार्लियामेंट करेगी? ज़रा बताइएगा। इसमें जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 1991 में पहला इलेक्शन लड़ा था। अभी तक मैंने तकरीबन 9 इलेक्शन लड़े हैं पाकिस्तान में, और खुद, और उसके अलावा चूंकि मैं पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करता हूँ, वालिद साहब के लिए भी हम आके कैंपेन करते रहे हैं। मेरा जो जिंदगी का तजर्बे का निचोड़ है वो ये है कि जब स्टेट चाहे तो बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, और जब स्टेट नहीं चाहती तो फिर ये तमाशा होता है जो हम आज देख रहे हैं पाकिस्तान में। और कोई भी चीज जो है, जब आप उसको एक खोटी नीयत से अप्रोच करेंगे, जो सा मर्जी सिस्टम हो, वो चाहे स्वीडन का हो, अमेरिका का हो, जहाँ का भी हो, तो उसमें फिर जो है ना सारे क्रैक्स हो जाएंगे। ये वो तो तब है जब कोई इंडिविजुअल उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे। और यहाँ पर तो सारी की सारी मतलब वो पूरा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये काम कर रहा था। मैं आपको क्या मुझे पूछ रहे थे एक छोटा ये जो आपने बात की दानियाल अजीज साहब कि स्टेट चाहे, रियासत चाहे तो वो फेयर एंड फेयर करा सकती है। अगर ये बात है तो फिर हम इलेक्शन लड़ते क्यों हैं? क्या बात? ये मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के कुछ अनोखे हालात हैं जो कि मामूल के नहीं है। और इसमें जो जैसे कि कहते हैं कि आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, यहाँ पर जो है ये सारी की सारी सियासत जो है पाकिस्तान की, ये सब अरेंज की जा रही है ताकि जो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं उनको बरकरार रखा जाए। तो इसलिए ये सारा ऊपर नीचे हो रहा है। दानियाल अजीज साहब, इस बार जो रिजल्ट्स आए हैं, आप देखें ख्वाजा साद रफीक से लेकर खुरब दस्तगीर साहब हो गए, और बड़े लोग मुस्लिम लीग नून के शेख रुहेल असगर साहब, मतलब कि बड़े बड़े नाम जो है इस बात अवाम ने रिजेक्ट कर दिए हैं। ये आप क्या समझते हैं कि 18 महीनों की ये कारकर्दगी का नतीजा है, ये अवाम ने उसका रिवेंज लिया है, या तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ पिछले 1 साल से जो कुछ हो रहा है, ये अवाम ने उसका गुस्सा निकाला बैलेट बॉक्स के जरिए? मेरा ख्याल है जी ये इलेक्शन 2024 जो है ये था ही महंगाई और बेरोजगारी का, और यही मसला है पाकिस्तान में। आपको अंदाजा नहीं है बाहर हालात क्या है। हमारे जिले में जो पेटी क्राइम है, चोरी चकारी, इस तरह के जो इकोनॉमिक रिलेटेड क्राइम्स होते हैं वो डबल हो गए हैं पिछले 1 साल में।
लोगों के पास पैसा नहीं है खाना खाने को, लोगों के पास पैसा नहीं है बच्चों की फीस देने को। हालात बहुत बिगड़े हुए हैं और इस इलेक्शन में पैसा भी बहुत चला है और लोगों ने फिर वो लिया है क्योंकि बिजली का बिल नहीं दी जा रहा, गैस का बिल नहीं दिया जा रहा, लोग बहुत तकलीफ में हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दानियल अजीज साहब। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया है। हमारे मीर हैदर थे इस्लामाबाद से, आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज़ एहसान अहमद साहब थे, राना अजीम साहब लाहौर से और नजमुल साकिब साहब मेरे साथ थे लाहौर से। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।